वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा नदीम है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन BS 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम लोग हमारी पूरी वीडियोस की एक सीरीज चल रही है कि जिसमें रफ़ी अबिज़ोव की बुक जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने सेंट्रल एशिया के रीजन को 6th सेंचुरी BC से लेकर पूरा करंट जो सेंट्रल एशिया है उसके उस तक पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है थ्रू मैप समझा के। तो जो मेरी आज का जो वीडियो टॉपिक है वो मैप 6 है, पॉलिटिकल मैप ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। इसमें ये जो मैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसमें सबसे पहले ये बताए हुए हैं डैशेस ऑफ ट्रेड रूट्स। ये ट्रेड रूट्स की डैशेस दी हुई हैं। सही है। फिर इसके बाद एरियाज पॉपुलेटेड बाय नोमैड्स, जो खाना बदोश थे उन लोगों के एरिया इन्होंने ये बताए हुए हैं। ये ये यहाँ पर सारे जो सेंट्रल एशिया में खाना बदोश थे वो यहाँ पे रहते थे। ये पूरा उन्होंने इससे बताया हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर पूरा सही है। फिर इसके बाद जो मेजर सेटलमेंट्स हैं वो इन्होंने बताए हुए हैं। सही है। फिर इसके बाद जो उनके फर्टिलाइज्ड एरियाज थे वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये देखें, ये इनका जो इसको कहने आपके नखलिस्तान, जैसे कि मतलब कि वहां पर अरा- बासानी काश्त हो जाया करती थी, वो एक फर्टिलाइज्ड जमीन थी। सही है। ये वाला एरिया सही है। फिर इसके बाद ये है इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट्स। ये इन्होंने ही देखनी है बताए हुए हैं। ये इंटरनेट इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट्स है। फिर इसके बाद है रीजनल ट्रेड रूट्स। जो ये देखें यहाँ पे इन्होंने रीजनल ट्रेड रूट्स बताए हुए हैं। ये सारे रीजनल ट्रेड रूट्स सही है। फिर अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी जो मेन से पहली स्लाइड है हमारी, वो है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर देखें, सबसे पहली स्लाइड इंट्रोडक्शन की है। सबसे पहली सबसे पहली स्लाइड है इंट्रोडक्शन की। फिर उसके बाद है सेंट्रल एशिया इन एंशियंट वर्ल्ड। फिर उसके बाद है सेंट्रल एशिया बिटवीन द 8 and 6 centuries BC। फिर इसके बाद है अर्ली पर्शियन स्टेट्स। फिर है द मेडिटेरियन और वेस्टर्न पावर्स। फिर है एंशियंट चाइनीज कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर्स। फिर है सीथियन ट्राइबल कॉन्फेडरेशंस। जिसके बाद है रेफरेंस स्लाइड। अच्छा, जो हमारे पास जो सबसे पहली स्लाइड थी, पॉलिटिकल मैप ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। एंशियंट वर्ल्ड यानी कि कदीम जो दुनिया थी उसका पॉलिटिकल मैप बताया। अच्छा, पॉलिटिकल मैप में जो है वो सब चीजें आती हैं, बाउंड्रीज भी आती हैं, अंदर उसके शहर भी आते हैं, मतलब मेन बाउंड्री भी आती है। फिर उसका जो अंदर जो अंदर जो सिटीज हैं, और जो उस स्टेट का जो सेंटर होता है वो भी उसके अंदर आता है। फिर जो कैपिटल होते हैं वो भी उसके अंदर आते हैं। फिर प्रोविंस भी आते हैं। फिर उसकी पॉपुलेशन भी आती है। फिर वहाँ का कल्चर भी आता है। पॉलिटिकल मैप की बात बता रहा हूँ ये मैं, क्या पॉलिटिकल मैप में ये सब चीजें इंक्लूड होती है। सही है। अब हम आते हैं अपनी पहली फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, इंट्रोडक्शन पे। अच्छा, तो जैसे जैसे यहाँ इसमें बताया गया है कि जैसे 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 पुरानी कदीम दुनिया के अंदर नई तहजीबें आती गई, तो लोग मुख्तलिफ जो है सोसाइटीज में फॉर्म करते गए। सोसाइटी की शक्ल अख्तियार करते गए। मुख्तलिफ जो कल्चर्स थे वो डेवलप होना शुरू हो गए। और मुख्तलिफ जो है वो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हो गए, मुख्तलिफ इदारे बनना शुरू हो गए। साथ साथ जो मजहबी रिवायात अपनाना शुरू कर दी लोगों ने। इसके अलावा वहाँ पर जो एक सिस्टम था, गवर्निंग सिस्टम क्रिएट क्रिएट होना शुरू हो गया। और 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 इसके अलावा
जो लोग थे वो उन्होंने एक दूसरे से एक दूसरे से जो इंटरेक्शन था वो एक सिस्टमेटिक वे में करना शुरू कर दिया। एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक दूसरे से मेल जोल में इजाफा हुआ। फिर ये देखें यहाँ बता रहे हैं कि ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, वॉर्स, इंटरनेशनल alliances affected communities far away from the major centers of the ancient era। जो तिजारत थी, टेक्नोलॉजीज थी, और जो कल्चरल एक्सचेंजेस थी, जो रिवायात का जो रिवायात एक दूसरे से एक्सचेंज होती थी, फिर मुख्तलिफ जंगें होती थी, फिर अलायंसेस होते थे। इन सब में जो है वो उनकी जो कम्युनिटी थी, जो एंशंट वर्ल्ड की जो कम्युनिटी जो क्रिएट हो रही थी ऐसा था, इन सब इन चीज़ों ने उन कम्युनिटीज पर एक गहरा असर डाला। फिर यहाँ से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस जो एरा है, ये जो एंशंट वर्ल्ड का जो मेन जो स्टार्टिंग का जो एरा था, इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है वो वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो क्रिएट होना शुरू हुई। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो ये है हमारे पास सेंट्रल एशिया इन एंशियंट वर्ल्ड। अच्छा, अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया जो एशियन एंशियंट वर्ल्ड के अंदर था, तो सेंट्रल एशिया का जो है वो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें तो उसको बताना, दरअसल डिफाइन करना जो है वो मुश्किल है। बट जैसे कि हम अगर हम शवाहिद को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 11 टू 7 सेंचुरीज बीसी में जो वहाँ की जो आबादी थी सेंट्रल एशिया की, वो मुंसलिक थी मुख्तलिफ क्रॉप कल्टीवेशन से और एनिमल एनिमल हस्बेंड्री से। वो लोग मुख्तलिफ जो है वो अ, मुख्तलिफ जो है वो फसलें जो वो काश्त किया करते थे, और जो बकरियों के जानवरों के जो रेवड़ वगैरह हैं उन पे उनका इन्हिसार था। सही है, खाने में उनके जरिए खाते थे, उनका गोश्त, उनका दूध इस्तेमाल करना, और उसके अलावा फिर उन्हीं को सेल करना। फिर इसके अलावा उनकी जो काश्त थी, जो मुख्तलिफ फसलें थी, उन्हीं को खाना, फिर उन्हीं को पकाना, उन्हीं को सेल करना, उन्हीं से पैसे हासिल करना। सही है। फिर जो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो उनकी जो वो थी पॉपुलेशन, उसमें जो लेबर थी वो दो हिस्सों में डिवाइड थी। सबसे पहले जो थे वो थे सेटलर्स। आ, ये जो है जो जो फर्टाइल सॉइल थी, ये उसके अंदर जो है वो करते थे, काश्तकारी करते थे मुख्तलिफ मुख्तलिफ एरियाज में, जो उनके फर्टाइल एरियाज थे। सही है। और इसके अलावा इन इन एरियाज के अलावा इन एरियाज के आसपास, जैसे कि ये एक है इलाका मुर्गाब, फिर एमो दरिया रिवर, और इसके आसपास के जो कबाइल थे, यहाँ के लोग जो है वो यहाँ के जो लेबर्स थे, यहाँ के जो लोग थे वो इस वाली लेबर में आते थे, जो कि मुख्तलिफ फसलें जो काश्त करते थे फर्टाइल एरियाज के अंदर। सही है। फिर अच्छा, इस एरिया में अगर हम देखें तो इस वाले पीरियड में जो सेंट्रल एशिया जो थे, सेंट्रल एशियंस जो थे, उन्होंने बहुत सी नई जो है वो काश्तकारी की जो है वो टेक्निक्स टेक्निक्स निकाली, टेक्निक्स दरियाफ्त करी, कि जिससे उनको अपनी जो लैंड थी, अपनी जो जमीन थी, उसको पहले से ज्यादा स्टेब्लिश करने और उसको मेंटेन रखने में मदद मिली। अच्छा, इसके अलावा जो उनकी लेबर का जो पहला ग्रुप का हमने ऊपर बता दिया, फिर इसके बाद सेकंड ग्रुप है, वो जो है वो नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक पॉपुलेशन थी, जो कि वास्ट स्टेप और नॉर्थ ऑफ द सैर दरिया रिवर में वाक़ थी। सही है। तो ये मतलब है कि खाना बदोश ना, नोमैडिक से मुराद यहाँ पर है खाना बदोश। तो उनकी जो अदर ग्रुप था वो या तो नोमैडिक था, और फिर उसके अलावा सेमी नोमैडिक थी पॉपुलेशन वहाँ की। अच्छा, ड्यूरिंग these centuries the people domesticated and actively trade their animals,
अच्छा, इन वाली जो ऊपर आपको जो आपको एरा बताया है 11 टू से 7th सेंचुरी बीसी का, इसमें जो है वो जो वहाँ के लोग थे वो एक्टिवली ट्रेड क्या करते थे अपने एनिमल्स, जैसे कि हॉर्सेस हो गए, ऊँट हो गए। सही है। जैसे कि ऊँट हो गए और घोड़े हो गए और भेड़ हो गई, बकरियां हो गई। सही है। विथ सेटल पॉपुलेशन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन वेपन। अच्छा, ये जो वहाँ की जो सेटल पॉपुलेशन थी उसके साथ अपनी जो है वो अपनी जो है वो जानवर वगैरह जो है वो ट्रेड करते थे इसके बदले में कि वो लोग उनको अनाज दें और हथियार वगैरह और बनी बनाई चीजें उन लोगों को सेल करें, उन लोगों को उन लोग आपस में एक्सचेंज करते थे सेटल जो पॉपुलेशन थी उसके साथ। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाएं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारे पास सेंट्रल एशिया बिटवीन द 8th एंड 6th सेंचुरी बीसी। सही है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर बिटवीन द 8th and 6th सेंचुरी बीसी द अर्ली एंशंट स्टेट्स एंड प्रो स्टेट हैज इमर्ज इन द एरिया बिटवीन द एमोदरिया एंड सैदरिया रिवर। अच्छा, जो इनकी जो यहाँ पे देखें हम, जो अर्ली जो एंशंट स्टेट्स थी और प्रो स्टेट्स जो थी वो इमर्ज होना शुरू हुई इस एरिया के अंदर। सही, ये एरिया जो है वाक़ था एमोदरिया और सैर दरिया के दरमियान। ये दोनों जो एरियाज हैं, एमोदरिया एंड सैर दरिया रिवर्स, इनके दरमियान जो ये एरिया था इसके अंदर स्टेट्स जो थी वो इमर्ज होना शुरू हुई 6th सेंचुरी, 8 एंड 6th सेंचुरी बीसी के दरमियान का जो एरा था इसमें। अच्छा, जो सबसे जो स्टार्टिंग का जो टाइम था, जो स्टार्टिंग जो द अर्लीस्ट अपीयरिंग, सबसे पहले जो अपीयर हुई वो हुई फरगोना, मुर्गा, बुखारा, खारजम और इसके अलावा के जो अदर जो पॉइंट्स थे। सही है, वहाँ पर जो है वो स्टेट्स सबसे लो लो पॉपुलेशन बसना शुरू हुई, आवाम बसना शुरू हुई, आबादी होना शुरू हुई वहाँ पर। सही है। अच्छा, तो इसके बाद बता रहे हैं कि फ्रॉम द 6th to the 3rd सेंचुरी बीसी Central Asian people have established several principal urban centers or sites close to present day Samarkand। अच्छा, जो 6 से 3rd सेंचुरी के दरम्यान हम देखें तो सेंट्रल एशियन पीपल्स जो थे उन्होंने बहुत से अपने जो उन्होंने अपने अर्बन सेंटर्स बनाना शुरू अर्बन सेंटर्स बनाए, अपने मरकज बनाया जो उस साइट को, जो कि वो साइट जो है वो बहुत ही क्लोज है आजकल के जो समरकंद के एरिया है। इस साइट पर उन्होंने अपने जो है वो अर्बन सेंटर्स बनाए। सही है, स्टैब्लिश करे। समरकंद समरकंद जो आज आप देखें तो वो उज़्बेकिस्तान में वाक़ है। उसके अलावा बल्ख में जो कि अफगानिस्तान में वाक़ है, फिर उसके बाद बर्फ के एरिया में, बर्फ के एरिया। सही है, बर्फ के एरिया के पास जो कि तुर्कमानिस्तान में, फिर खोजन में जो कि ताजिकिस्तान में, और उसके अलावा इसके अलावा जो दूसरे शहर थे उनके आसपास उन्होंने अपने जो है वो सेंटर्स बनाना शुरू करे। अपने जो मराकज थे उन्होंने उन इन जगहों के आसपास बनाए। सही है। अच्छा। अच्छा, some of the cities were quite large at times, supporting population in the tens of thousands. अच्छा, other of this and cities and towns are relatively small as their citizens are exclusively engaged and the substance and small scale commercial agriculture and barter trade। अच्छा, देखें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो उनकी जो बहुत सी जो पॉपुलेशन थी, इसके अलावा जो सम ऑफ द सिटीज वर क्वाइट। अच्छा, जो कुछ जो शहर थे वो बहुत ही बड़े थे, और ये जो है वो अपनी जो अपनी पॉपुलेशन थी अ, उसको सपोर्ट उसकी जो अपनी पॉपुलेशन थी उसको सपोर्ट करते थे। बड़े बड़े शहर थे तो इन द टेंस ऑफ थाउजेंड्स वो अपनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करते थे। फिर जो इसके अलावा जो अदर सिटीज एंड टाउन्स रिलेटिवली स्मॉल, इसके अलावा कुछ जो थे वो शहर जो है वो
कुछ शहर वहाँ पे बड़े भी थे और कुछ शहर वहाँ पे छोटे भी थे। सही है। तो फिर जो छोटे जो शहर थे वो आपस में जो है वो स्मॉल स्केल कमर्शियल एग्रीकल्चर करते थे। सही है। छोटे पैमाने पर काश्तकारी वगैरह करना, और उसके अलावा बाटा ट्रेड वही जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो छोटे शहर थे, जो नोमैडिक्स थे, वो अपने जानवर वगैरह लेके उनको सेल कर दिया उनको उनसे एक्सचेंज कर लिया करते थे, जो कि सेटल्ड जो वो पॉपुलेशन थी। सही है। तो सेटल्ड पॉपुलेशन ये हो गई आपकी, जो बड़े शहरों की जो पॉपुलेशन थी। सही है। और जो आपकी जो ये यहाँ पर जो वाले एरियाज थे, नोमैडिक्स जो थे, वो जो है वो स्मॉल स्केल पे एग्रीकल्चर करते थे और बाटर ट्रेड करते थे उनके साथ, सेटल वालों के साथ। वो उनसे वो ले लिया करते और अपने जो जानवर वगैरह हैं और इस टाइप की चीजें जो है वो उनको दे दिया करते हैं आपस में, एक दूसरे का एक्सचेंज कर लिया करते हैं। अब हम आते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पर, अर्ली पर्शियन स्टेट्स। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो इस वाली स्लाइड में ये बताया है कि जो स्टार्टिंग की जो पर्शियन जो स्टेट्स थी, वो वाकई थी जो साउथ ऑफ द मेजर सेंट्रल सिटीज हैं उसके पड़ोस में वाकई थी, उसके बिल्कुल बराबर में वाकई थी। सही है। स्टार्टिंग के टाइम पे जो है ना, फ्रॉम अर्ली टाइम्स दे वर लिंक्ड टू सम ऑफ द ओरिजिनल सेंट्रल सिटी स्टेट। अच्छा, स्टार्टिंग में जो है ना वो लोग पर्शियन स्टेट जो है वो लिंक रही, जो असल में ओरिजिनल सेंट्रल एशियन सिटीज थे ना उसके साथ रही, थ्रू ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के जरिए वो उनके साथ जो है ना लिंक्ड रही। अच्छा, जो पर्शियन रूलर्स थे ना, वो बाकायदगी से जो है ना वो छोटे बड़े हमले, छोटी बड़ी वॉर्स और कंपेन्स करते रहते थे टू द नॉर्थ इन ऑर्डर टू एक्सपेंड दियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर दिस एरिया। इनका जो मेन मकसद था वो ये था, छोटी मोटी वॉर्स और कंपेन्स का, कि वो किसी तरीके से सेंट्रल एशिया का जो हिस्सा है, जो ये जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, जो यहाँ का जो इलाका है, उस पर किसी ना किसी तरह अपना तसल्लुत कायम कर सके। मिसाल के तौर पर 530 बीसी के अंदर जो पर्शियन किंग थे, साइरस टू द ग्रेट, इन्होंने कंपेन करी सेंट्रल एशिया में, बट वो नाकाम हो गए। जिसको जो कि उस आर्मी, सही है, जो कि इन्होंने एक कंपेन करी सेंट्रल एशिया में, बट ये नाकाम हो गए। इसके बाद जो दारियुस टू थे, इन्होंने दोबारा से तकरीबन 10 साल के बाद और ज्यादा अपनी बड़ी आर्मी के साथ सेंट्रल एशिया पे हमला करा और कामयाब हुआ। और जो इन वाले एरियाज थे, बख्तरिया और ख्वारजा, मारियाना, सुगिदाना, इनटू पर्शियन स्टर्पीस एंड रिक्रूटिंग। सही है। तो इन्होंने अपने जो है वो जो पर्शियन स्टेट थी, इन्होंने इसके इन वाले एरियाज को, जो ये बख्तरिया और ये ख्वारज़म आरियाना के इलाके जो थे, इनको अपने पर्शियन जो स्टेट थी उसके अंदर शामिल कर लिया, और जो वहाँ के लोग थे उनको अपनी जो रॉयल पर्शियन आर्मी है उसके अंदर भर्ती कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये है द मेडिटेरियन और वेस्टर्न पावर्स। अच्छा, जो ये मेडिटेरियन और वेस्टर्न पावर्स थी, ये जो है वो वाक़ई थी वेस्ट में, तकरीबन 2000 माइल्स सेपरेटेड द मेजर सेंट्रल एशियन सिटीज। ये सेंट्रल एशियन स्टेट से तकरीबन 2000 माइल्स के फासले पर थी। सही है। मेजर सेंट्रल एशियन सिटीज से इतने फासले पर थी, 2000 माइल्स के फासले पर थी। अच्छा, from the early Greek city-states in the Mediterranean, yet the Greeks expanded their numerous trade outspots and colonies in all directions। अच्छा, जो ग्रीक्स थे ना, जो जो यूनानी लोग जो थे, इन्होंने अपना जो है वो ट्रेड जो है ना, ट्रेड के मुख्तलिफ पॉइंट्स, मुख्तलिफ चौकियाँ, मुख्तलिफ कॉलोनीज बनाना शुरू करी, हर 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 डायरेक्शंस में ना। फिर एंड एविडेंस सजेस्ट दैट दे रीच्ड एज फार ईस्ट। अच्छा, वो फार ईस्ट तक पहुंच गए थे, एज प्रेजेंट डे ईरान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। वो अपनी कॉलोनीज
जो यूनानी थे वो अपनी कॉलोनीज और ट्रेड करते करते जो है वो ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तक पहुंच गए थे। अच्छा, जो ग्रीक्स थे, उनकी जो ट्रेडर्स थे, स्पाइस थे, स्कॉलर्स थे, और जो वहाँ के जो वो थे, जो एडवेंचर्स करने वाले लोग थे, वो बाकायदगी से जो है ना, वो सेंट्रल एशिया के अंदर आते रहे। उनके ट्रेडर्स भी, स्कॉलर्स भी उस वाले एरिया के अंदर आते रहे। उनका उनका भी बेसिकली मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जो सेंट्रल एशिया का जो एरिया है इसके अंदर पहुंचा जाए, और अपना तसल्लुत, अपना असर कायम करने के लिए इस एरिया के अंदर आया जाए। अच्छा, अब हम आते हैं एंशियंट चाइनीज कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर्स। तो अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो बड़े जो एंशियंट कल्चर और पॉलिटिकल सेंटर्स जो थे, जो मराकज जो थे, वो थे वाक़ 2000 एंड 2400 माइल्स के दरमियान, ईस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया के ईस्ट में। सही है। तो फिर दे वर सेपरेटेड नॉट ओनली बाय ग्रेट डिस्टेंसेस, वो इनके जो है वो क्या नाम है, तकरीबन इनका बहुत ज़्यादा बड़ा फासला नहीं था, बहुत तवील फासला नहीं था सेंट्रल एशियन स्टेट से, मगर इसके इनके दरमियान जो है ना, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और इनके एरिया के अंदर जो है ना, वो बहुत से जो है ना वो डेजर्ट्स आते थे और माउंटेन्स आते थे, जो कि पॉपुलेटेड थे, जो कि जिनमें आबाद, जो इन वाली जो जगह हैं सारी, ये जो माउंटेन्स डेजर्ट, इनमें जो थे ना, ये बहुत ही पावरफुल नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स मौजूद थे। नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स मौजूद थे यहाँ पे, इन वाले एरियाज के अंदर। खाना बदोश जो कबाइल थे, वो रहते थे। तो फिर बता रहे हैं मैनी एडवेंचर एंड मैनी एडवेंचरर्स एंड traders and scholars traveled to and fro nonetheless, and by the 6th century BC the Chinese already had a relatively clear cultural and political portrait of the Asian lands. The ancient Chinese historian was able to describe land to the west of China with considerable accuracy, using earlier sorry using sorry सही है। तो अच्छा, अब इसमें ये लोग ये बता रहे हैं कि जो बहुत से एडवेंचरर्स थे और जो ताजिर थे और जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो है ना, वो इस वाले एरिया के अंदर जो है ना, इस वाले एरिया का रुख करना शुरू कर दिया। सॉरी, इस वाले एरिया का उन्होंने रुख करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो चाइनीज थे ना, वो ऑलरेडी जो है ना, वो वहाँ का जो है ना कल्चर और पॉलिटिकल पोर्ट्रेट बन गए थे, सेंट्रल एशियन जो लैंड्स थे ना, वहाँ का। चाइनीज जो है ना, तुम्हें घुल मिल गए इनके उस वाले उस इस टाइम में, कि उनकी रिवायात और जो पॉलिटिकल जो उनकी चीजें थी, तमाम की तमाम जो है ना, सेंट्रल एशियन जो लैंड्स थी उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल मुमासलत हो गई, बिल्कुल सेम सेम हो गई दोनों की ना। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अच्छा, पिछली जो आपको चाइनीज वाली स्लाइड बताई, उसमें मतलब उनका भी बेसिक मोटिव यही था कि सेंट्रल एशिया के रीजन के ऊपर ना अपना असर डाला जाए, असर कायम किया जाए, ताकि उसको टाइम टू टाइम उसको अपने असर में ले लिया जाए। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है सिथियन ट्राइबल कॉन्फेडरेशंस। अच्छा, तो कॉन्फेडरेशंस कहते हैं कि जैसे कि कॉन्फेडरेशंस कहते हैं कि जैसे कि छोटे मुख्तलिफ मुख्तलिफ छोटी मुख्तलिफ पार्टीज हों, बट वो मिलकर एक 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 अलायंस के तौर पर जो है ना, वो साथ हो जाए, एक अलायंस बन के
जब वो आपस में अलायंस कर लेती हैं तो वो एक कॉन्फेडरेशन की शक्ल अख्तियार कर लेती है। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो the powerful unstable Scythian tribal confederations of the vast Eurasian steppe formed an independent political force। अच्छा, जो इनकी जो ट्राइबल कॉन्फेडरेशन थे वास्ट यूरेशियन स्टेप की साइड पर, इन्होंने एक एक जो है वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स जो है ना फॉर्म कर ली, जिसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सेंट्रल एशियन सिटी स्टेट और स्टेट्स इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जो हिस्ट्री थी उसमें बहुत ही मेन जो है ना रोल प्ले किया उस पॉलिटिकल फोर्स ने। अच्छा, Scythian political and military activities were especially visible when capable and ambitious leaders emerged। अच्छा, इनकी जो एक्टिविटीज थी वो आप देखें, ये इन्होंने यहाँ पे ही बता रहे हैं कि जो इनकी पॉलिटिकल मिलिट्री एक्टिविटीज थी वो जब बेसिकली जब सामने जाहिर होना शुरू हुई, जब उनके जो कैपेबल और एम्बिशियस लीडर्स थे वो जाहिर हुए, वो इमर्ज हुए, वो फॉर्मिडेबल फोर्सेस लेकर आए जो कि उनके उनके कंट्रोल में थी। और एट द सेम टाइम दे कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया एज दे सप्लाइड वैल्यूएबल गुड्स फॉर द रीजन। अच्छा, इन्होंने जो है ना अ, अपना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जो सेंट्रल एशिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसमें उन्होंने बेसिकली मेन जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन करी। एज दे सप्लाइड वैल्यूएबल गुड्स, उन्होंने बहुत से वैल्यूएबल गुड्स जो है वो इस रीजन के अंदर जो है वो सप्लाई करे। और इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए वो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आए, मुख्तलिफ गुड्स लेकर आए, मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आए कि जिससे सेंट्रल एशिया का जो रीजन था इसके अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसमें इजाफा हुआ। अच्छा, अच्छा, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सिथियान्स जो थे ये दरअसल इंगेज थे पर्शियंस और फारसियों और यूनानियों के साथ, दोनों तरीके से, मिलिट्री भी, मिलिटरीली भी और कमर्शियली भी। सही है। अच्छा, फिर हम अपनी लास्ट स्लाइड, फिर ये लास्ट स्लाइड है जो कि हमारी रेफरेंस की है, इसमें हम सोर्स बता रहे हैं। ये बुक है, फिर ये इसके राइटर हैं रफी अब्बाज़ोव, ये राइटर है और ये बुक का कवर है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास फौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।